हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ जो भी क्वेश्चन रहता है वो प्रैक्टिस सेट रहता है। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि आप सभी को प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। जो नए बच्चे हैं बता देना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप सभी नंबरिंग क्या करिए। जैसे आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर चलेंगे, क्योंकि कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा दिया था। टाइमिंग आपका बहुत कम था, इसके लिए हमने 10 क्वेश्चन पढ़ा दिया था। आज जो बचे 20 क्वेश्चन है उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद से आपके जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 से नंबरिंग करके क्वेश्चन नंबर 30 तक करिएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ा करिए। मैं पढ़ती हूँ तो आप भी पढ़ा करिए और आप अपना खुद से पहले उत्तर दिया करिए। जब मैं उत्तर बताती हूँ आपका उत्तर सही होता है तो सही किया करिए, गलत होता है तो गलत किया करिए। लास्ट में काउंट किया करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है, ठीक है। तो आप सभी देखिए, अगर आज 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो 20 में से आपने कितना किया आप सभी बताया करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत सारे बच्चे बताते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं बताते हैं, ठीक है। और देखिए आप सभी ना इस तरीके से एक लाइन खींच लिया करिए और उसमें एक साइड निगेटिव पॉइंट और एक साइड पॉजिटिव पॉइंट। जब हम बीच बीच में आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताते जाते हैं तो आप क्या है उसको नोट डाउन किया करिए, ताकि आप ऐसे अगर 2024 तक लेकर चलेंगे तो बहुत सारे आपके पास निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट हो जाएंगे और आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई। मैं इकट्ठा आपको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट लेकर आऊँगी, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो इस तरीके से आप लिखेंगे वो आपको याद रहेगा और उसमें एक बार हम बता देंगे तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। ऑप्शन ए है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। ऑप्शन 2 है कि विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। ऑप्शन 3 है रटंत अधिगम को महत्व देना। ऑप्शन 4 है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। ऑप्शन ए है कि 2 4 2 4, ठीक है। ऑप्शन बी है कि 1 2 3 1 2 और 3। ऑप्शन सी है कि 1 2 और 4 1। ऑप्शन डी है कि 2 3 4 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए जो और दिया है ना, पॉइंट दिया है, तो वहां पे अपना पॉइंट देखकर लगा लिया करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे इस तरीके से है ना, ये अलग अलग ऐसे रहेगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा। देखिए ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, बिल्कुल ठीक है। सी में क्या है आपके कि यहाँ पर देखिए दिया है कि 1 2, ठीक है। तो पहला भी होगा और दूसरा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 और 4 दिया है, ठीक है। सी में आप देख लीजिएगा 1 2 4, फिर यहाँ से ये 1 2 4, ये हिंदी वाला ये इंग्लिश वाला, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 4 दिया है। बाकी यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए लचीलापन। लचीलापन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। विद्यालय की पाठ्यचर्या में विषय वस्तु की कटौती, ये भी ये कहता है कि बहुत ज़्यादा हमारा जो जैसे होता है ना कि जैसे हमारा एनईपी है, ये कहता है कि बहुत ज़्यादा आपको पाठ्यचर्या नहीं रखनी है, जितना कम हो सके उतना कैरिकुलम आप करिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि रटंत महत्व को अधिगम देना। क्या है ये रटंत, रटंत हमारा क्या है निगेटिव में चला जाएगा। विवेचनात्मक चिंतन हमारा पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव, उत्तर क्या होगा पॉजिटिव। कभी भी आप पेडागोजी करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट करेंगे, चाहे आपका गणित हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, जहां आपको पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है उत्तर भी पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है उत्तर भी नेगेटिव होगा। अब देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो 3 उत्तर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्टार्टिंग में आपको समझा देते हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चन में हमें समझाना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि कथन है आपका कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि करना चाहिए? बिल्कुल सही है। अगर आप एक टीचर हैं, आप कक्षा में मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग विधि से मूल्यांकन करना चाहिए। क्यों? देखिए जब कारण आ रहे ना यहाँ पर कब क्यों कैसे लगाया करिए, जब उसका उत्तर आपको सही मिल जाता है तो कारण भी आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल की परीक्षा द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है कि हम सिर्फ पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा हम पूर्ण रूप से किसी बच्चे की सफलता असफलता को निर्धारित कभी भी नहीं कर सकते। हो सकता है उस बच्चे को चीज़ें पता हो लेकिन वो लिख नहीं पाता हो। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है। आर भी क्या कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, ए का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप 2 बार पढ़ा करिए, 3 बार पढ़ा करिए। आप लोग गलती क्या करते हैं ना, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, ऑप्शन को आप क्या करते हैं कि 2 से 3 बार पढ़ते हैं। ये गलती मत क्या करिए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, वो चल जाएगा, ऑप्शन को कम पढ़ा करिए। चलिए, क्वेश्चन है कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और उसके बाद विद्यार्थी को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती हैं। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही हैं? ऑप्शन ए है निगमनात्मक, बी है आगमनात्मक, सी है अनुकरणात्मक, डी है प्रतिस्पर्धात्मक। उत्तर दीजिएगा। आप सभी उत्तर देते रहिएगा और हम आपको चीजों को समझाते चलेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे आप अपने को हमेशा अध्यापिका या अध्यापक मान लीजिए, आप अध्यापक या अध्यापिका हैं, तो यहाँ पर किसी संप्रत्यय को आप पढ़ा रहे हैं, किसी चीज को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वहां पर क्या आप अलग अलग तरीके के उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं और उसके बाद विद्यार्थी उन उदाहरण द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती हैं। विद्यार्थियों को आप कहती हैं कि देखिए ये जो जानकारी है इसके आधार पर आपको एक नियम निर्धारित करना है। तो इस क्रिया में अगर आप एक अध्यापिका हैं तो किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही हैं? तो देखिए यहाँ पर अगर आप अध्यापिका हैं तो यहाँ आगमनात्मक क्या करें, इंडक्टिव का क्या करें, आप निर्माण कर रही हैं या इस्तेमाल कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थी के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत। ऑप्शन सी है कि मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना। ऑप्शन डी है कि मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा नियमन में, कक्षा का जो नियमन है उसमें विद्यार्थी को जो सहकारिता के लिए, मतलब जो सहकारिता है उसके लिए अगर आप एक अध्यापक है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप स्वयं में कठोर और अटल नियम, ये क्या हो गया हमारा निगेटिव में जाएगा। क्वेश्चन देखिए पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव में जाएगा, इसको हटा दीजिए। दुर्व्यवहार के बारे में आप अभिभावक से बार बार क्यों शिकायत करेंगे? भाई पढ़ा तो आप रहे हैं ना, अभिभावक से में कभी भी शिकायत नहीं करनी है, तो ये भी हमारा निगेटिव में जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए पॉजिटिव है तो एक ही यहाँ पर पॉजिटिव आपको मिलेगा। अब मापदंड का पालन न करने पर विद्यार्थी को भर्त्सना, मतलब कि उन्हें क्या करना, दंडित करना। बिल्कुल नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, तो इसको हम सही कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है कि वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है, ठीक है, जिनमें बच्चे के लिए अधिगम हो पता है। देखिए जिनमें बच्चे के लिए क्या हो, अधिगम हो पाता है। अधिगम देखिए यहाँ पर यार लिख लीजिए हो पाता है, ठीक है। ऑप्शन 1 है खेलकूद, 2 है घर, 3 है आपका कक्षा कक्ष। ऑप्शन ए है 1 3, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है 1 2 3, ऑप्शन डी है 3। अब देखिए आपको वो विकल्प चुनना है, ठीक है, जिसमें बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है। अब इन सारी चीज़ों में से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बच्चे को अधिगम हो पाता है, मतलब बच्चा जिससे सीख पाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा, ठीक है। देखिए बच्चा खेलकूद से भी सीखता है, घर से भी सीखता है, क्लासरूम से भी सीखता है, तीनों से बच्चा सीखता है कि नहीं सीखता कुछ ना कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन हमारा 16। अब देखिए 16 पर हम आपको पूरा दिखाना ही पड़ेगा। चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये ऑप्शन इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों हो जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? आपको नहीं का ध्यान रखना है। देखिए नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निगेटिव, उत्तर भी हमारा निगेटिव ही आएगा। अब देखिए ऑप्शन ए है मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है कि समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। ऑप्शन डी है कि हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित
चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तीन क्वेश्चन यहाँ पर, तीन ऑप्शन आपके निगेटिव होंगे, एक ही आपका पॉजिटिव होगा। सॉरी तीन आपके, क्योंकि क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निगेटिव है ना, तो यहाँ पर एक आपका क्या होगा, तीन यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, जो आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, अब देखिए तीन क्वेश्चन यहाँ पर पॉजिटिव, आपका तीन ऑप्शन पॉजिटिव होगा, प्रोत्साहित करना हमारा पॉजिटिव में आएगा। चलिए हटाइए, क्योंकि हमें निगेटिव चाहिए। यहाँ भी आपका प्रोत्साहित करना यहाँ पॉजिटिव हो गया, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि हमें निगेटिव चाहिए। फिर समस्या समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में ही जाएगा, तो इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन एक बचा, जो हमें क्या करेगा, निगेटिव लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। ठीक है, देखिए जब निगेटिव रहेगा तो हमारा एक ही उत्तर रहेगा, निगेटिव वाला। जब पॉजिटिव रहेगा तो वहाँ तीन चीजें में निगेटिव मिलेंगी और एक चीजें पॉजिटिव मिलेंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। ऑप्शन ए है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। ऑप्शन बी है विषय वस्तु को रटना। ऑप्शन सी है दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण। ऑप्शन डी है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक बल देना चाहिए ये पूछा है, तो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पर तीन चीज आपको निगेटिव मिलेगा। अब आइए वो चीजें हमें कहाँ कहाँ निगेटिव मिल रही है हम देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय अनुकरण निगेटिव में जाएगा, रटना हमारा निगेटिव में जाएगा, ज्ञान अर्जन हमारा क्या, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान अर्जन हमारा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, इस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अगर सबसे अधिक बल देना चाहिए आपको तो परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गढ़ित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि किसी कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गढ़ित गुण पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है। आइए ऑप्शन अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 18 में ऑप्शन नंबर ए है कि लिंग जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। बी है अध्यापक का निपुण उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। सी है अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। डी आपका है कि बच्चों को शिक्षित प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्न से किससे संबंधित है। मतलब आपका डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है ये पूछा है। ऑप्शन ए है गति विषयक अशक्तता लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ऑप्शन बी है कि दूसरों के प्रेरक इरादों को समझने में प्रवाहिता से। ऑप्शन सी है संगीतिक योग्यता से। ऑप्शन डी है गणितीय संकल्पनों के अधिगम में कठिनता से। अब देखिए कहीं भी आपका अगर कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं, गणित में करते हैं। जहां आपको मैथ दिख गया, यहाँ गणितीय दिख गया ना, उसको बिल्कुल सही करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। आइए 20 पर चलते हैं हम। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको करना है ना, ट्रिक से करेंगे, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है आप सभी को। क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन ए है भेदभावात्मक, बी है अलगावात्मक, सी आपका है साम्यता पर आधारित, डी आपका है कि समानता पर आधारित। तो उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए इक्विटी मतलब साम्यता पर आधारित,
जो शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा, आपकी समस्या साम्यता पर आधारित शिक्षा का हमें शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, बी है कि मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, सी है कि परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, डी है अभिसारिक सोच सीखने के। आप सभी देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, आप सभी जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले वहाँ क्वेश्चन किया करिए। और जो बच्चे देखिए, आप सभी को ना क्या है ना, जो चीज़ें हमें अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, आप सीधा अटैक इंग्लिश पर किया करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हिंदी उसकी नहीं समझ में आती, और हिंदी जो आपकी इंग्लिश होती है वो आसानी से हम समझ जाते हैं और उत्तर सही दे लेते हैं। ठीक है, तो एक बार ना आप सभी ना, जब आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार उसका इंग्लिश पढ़ लिया करिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि अच्छा कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर जो बी है, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। देखिए मौलिक खोज हमारा क्या है, पॉजिटिव है, अवसर प्रदान करना क्या है, पॉजिटिव है, उत्तर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अवसर प्रदान करने के लिए हमें मौलिक खोज और सोच को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, देखिए परीक्षा देने के लिए बिल्कुल नहीं, परीक्षा देने के लिए हम क्यों बेहतर वो करेंगे, अभी सारी सोच के लिए बिल्कुल नहीं, विशिष्ट उपलब्धि के लिए ऐसा भी नहीं करेंगे, ये तीनों हमारा निगेटिव में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा 21 का, तो बी को सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए आप सभी पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप सभी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लिया करिए, और अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। ठीक है, इसमें ना तीन ही दिखाते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, ऑप्शन भी बड़े हैं, 3 में से आपके एक उत्तर होंगे, बताइएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। ऑप्शन एक है, सलमा विद्यार्थी को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। ऑप्शन बी है कि परमति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थी को पढ़ने के लिए देती हैं। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती हैं। ऑप्शन 3 है कि अरुंधित नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती हैं। क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्र को पढ़ने में सुसाध्य क्या करेगा। अगर आप टॉफी दे के बच्चे को पुरस्कृत करें, क्या सुसाध्य करेगा, बिल्कुल नहीं। अब उन्हें क्या पाठ्य पुस्तक देके उस पर परिचर्चा करते जाइए, क्या बच्चा ऐसे सीख पाएगा, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो उन्हें जो चीज़ें समझ में आती हैं वैसे उन्हें उससे संबंधित संकेत का हम इस्तेमाल पे ज़्यादा बल देंगे। जैसे हम बच्चे को सेब बता दिए, ठीक है, अब सेब बताने के बाद हम बस सेब को बताते जाए, सेब सेब, अब उसको क्या करिए, सेब बताइए और सीधा सेब को का फिगर बनाइए कि ये सेब होता है। अब देखिए ये मुझे फिगर तो इतना अच्छा नहीं आता बनाने, आप समझ जाइएगा। तो अब ज़्यादा फिगर पे बल देंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि ये सेब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा सही कर लीजिएगा 22 का सी। अच्छा इसमें एक और है, देख लीजिएगा। ठीक है, सी में आपका यहाँ दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा और दूसरा दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी में 2 और 3, एक सेकेंड देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आप सभी पूरा पढ़ के देखिए। पुरस्कृत तो हम नहीं करेंगे, बाकी उन्हें बल देंगे, उसी संकेत पर भी बल देंगे। इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। ऑप्शन 2 क्या है कि परिमित विविध प्रकार की पुस्तक उन्हें विद्यार्थी को पढ़ने के लिए देती हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी की एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहते हैं। ये भी सही बात है। ठीक है, अगर विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें परिचर्चा, मतलब कि विशिष्ट पुस्तक का मतलब है कि जैसे हमारे भारत के महान व्यक्तित्व, अगर वो बच्चा अलग से कोई पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, तो उस पर आप परिचर्चा करने के लिए कहिए। अगर परिचर्चा करता है तो वो सारे बच्चे भी क्लासरूम के उससे चीज़ें सीखेंगे। वो अच्छी अच्छी कहानियाँ बताता है उसमें, या अच्छे अच्छे जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताता है, तो बच्चे भी उनके बारे में सुनते हैं और उन्हें भी जानकारी होती है। तो ये 2 और 3 दोनों से होगा। ठीक है, सी सही कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बाकी चौथा देख लीजिए, चौथा ऑप्शन भी देख लीजिएगा। ये भी गलत ही होगा, क्योंकि युवा वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। 5 बार लिखने के लिए देती हैं, 5 बार आपको लिखने के लिए नहीं देना है, ये रट्टा मार हो गया, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे।
क्वेश्चन है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाधित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, बी है समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, सी है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, डी है कि निष्क्रिय रटन पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अब देखिए समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार आप सुसाध्य कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, उत्तर भी पॉजिटिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए इसमें क्या है कि हम डर की भावना कभी नहीं पैदा करेंगे, बच्चे में निगेटिव जाएगा। अब बच्चे की समस्या को अटल तरीके से इस्तेमाल को बढ़ावा देकर बिल्कुल नहीं, हम कोई चीज़ फिक्स कर दे, अटल का मतलब एकदम फिक्स कर दे, ऐसा भी हमें नहीं करना है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देखिए, हाँ ठीक है ये कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या है कि निष्क्रिय रटन, ये भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। तो एक ही बचा कि समरूप के इस्तेमाल को हम बढ़ावा देंगे, तो ये हमारा चीज़ें क्या होगा, सुसाध्य कर सकते हैं समस्या समाधान की क्षमता को। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए लेवागस्की जी आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि लेवागस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये लेवागस्की के अनुसार पूछ रहा है कि किसके लिए जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में क्या ही बोल देती हूँ मैं। ठीक है, देखिए समीपस्थ जो विकास का होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ZPD। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं आपको, ZPD। इसको याद रखिएगा। जेड का मतलब जोन हो गया, पी का मतलब हो गया प्रॉक्सिमल, डी का मतलब डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो आपका जो ZPD है वो लेवागस्की के अनुसार किस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन एक है कि अध्यापन और मूल्यांकन में, बी है केवल अध्यापन में, सी है केवल मूल्यांकन में, डी है प्रभावी बौद्धिकता की पहचान में। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए केवल केवल मिल गया, दो में निगेटिव हो गया। ठीक है, प्रभावी बौद्धिकता बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि टीचिंग एंड असेसमेंट में इसका हम उपयोग करेंगे। जो हमारा ZPD होता है, इसका जो हम इस्तेमाल करेंगे किसके अनुसार, लेवागस्की के अनुसार। तो कहाँ करेंगे हम, अध्यापन और मूल्यांकन में करेंगे। आगे चलते हैं हम। देखिए केवल अध्यापन में केवल मूल्यांकन में ऐसा नहीं, अध्यापन मूल्यांकन दोनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया उदाहरण देती है। लेवागस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन ए है अवलोकनात्मक अधिगम, बी है इसके फोल्डिंग पार्ट, सी है आपका द्वंद्वात्मक अधिगम, डी है आपका अनुकूलन। उत्तर दीजिएगा। देखिए आप एक अध्यापिका हैं और विशेष संप्रत्यय को पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण दे रही हैं। अब लेवागस्की के अनुसार अगर आप अध्यापिका हैं तो आप किस रणनीति का इस्तेमाल करेंगे अगर बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण दे रही हैं। तो अगर हम आधा हल किया हुआ उदाहरण देंगे तब वहाँ पर हम इसके फोल्डिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे में देखिए ना, कहीं भी आपको ऐसे इस तरीके से इसके फोल्डिंग आ जाए ना, तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं 85% की इसके फोल्डिंग है वो सही होगा। पता है क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में इसके फोल्डिंग अगर दिख गया तो मेरे हिसाब से वो 85% पूरा तो नहीं, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ा करिए, जब बिल्कुल क्वेश्चन ना आए तो समझ जाइए कि इसके फोल्डिंग ही आपका सही होगा। ना हो तो कभी आप ट्राई करके देख लीजिएगा, फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैम क्या सही है कि गलत है ये जो आपने बताया है। अब 26 पर चलते हैं कि एक समावेशी कक्षा। ऑप्शन ए है विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ऑप्शन सी है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थी के साथ भेदभाव किया जाता है। ऑप्शन डी है विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। उत्तर बताइएगा क्या होगा, 26 का बताइएगा। अब देखिए जो समावेशी कक्षा है, निष्क्रिय हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। समावेशी कक्षा में पूछ रहा है तो पॉजिटिव ही पूछ रहा होगा क्योंकि निगेटिव कहीं दिख नहीं रहा है। अब देखिए जो हमारा समावेशी कक्षा होता है, इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समावेशी कक्षा में क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो ग्रो करते हैं एंड डेवलप करते हैं। कैसे, इक्विटेबल की तरह, इक्विटेबल मैनर में। ठीक है, तो आई क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। 27 में पूछा गया कि यहाँ पे भी वाइगस्की जी आ गए कि वाइगस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है भाषा, बी है परिपक्वता, सी है संगठन, डी है संतुलन। उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए, हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। हम भी चाहते हैं तो हम इसी पीडीएफ को खूब रंगीन रंगीन बनाकर बढ़िया तरीके से 10 से 5 क्वेश्चन लेकर आते हैं और बढ़िया से आपको 1 से 2 घंटे में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पुराने बच्चे उन्हें पता है कि हम कम समय में उन्हें ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं। ये चीज़ें मैं डेली इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो नए बच्चे हमसे जुड़ते हैं उन्हें पता नहीं होता है। तो आप देखिए डेली वहाँ से प्रैक्टिस सेट करिए जहाँ आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं और आपको लगे कि कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, अपना टाइम बर्बाद मत किया करिए क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट तो पढ़ने नहीं है कि आपका टाइम बर्बाद हो, आपको 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर आपने दे दिया होगा, तो आइए हम बताते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो हमारा लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसको सही करिएगा। आगे चलते हैं 28 पर। 28 में कहा गया है कि समूह चर्चा करना, मतलब इस तरीके से बच्चे 1 2 3 4 6 बच्चे से बैठे हैं और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध में किस कक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए है प्रगतिशील कक्षा कक्ष, बी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, सी है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, डी है शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। 28 का बताइएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए अगर इस तरीके का कक्षा चल रहा है तो मतलब ये हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम चल रहा है। अगर बच्चे समूह में चर्चा कर रहे हैं और सकारात्मक तरीके से शिक्षक छात्र का जो संबंध है वो बना हुआ है तो हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम चल रहा है। ठीक है, पाठ्यपुस्तक हमारा निगेटिव जाएगा, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष निगेटिव जाएगा। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के साथ व्यवहार बना रहे हैं। शिक्षक केंद्रित आप CDP में कभी भी मतलब C10 में कभी भी देखेंगे टीचर के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें बच्चे के अकॉर्डिंग होगी। अगर यहाँ पर अगर दिया रहता छात्र केंद्रित कक्षा कक्ष तब हम कुछ सही मान सकते थे, लेकिन अगर शिक्षक समझिए जो सीटेट है वो शिक्षक से बहुत दूरी बना के रखता है, उनको हमेशा निगेटिव में लेके जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? जो आपका सृजनात्मकता है उसका अनिवार्य लक्षण पूछा गया है। तो चलिए हम अपने ऑप्शन पर चलते हैं। सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण बताना है। ऑप्शन ए है क्या अपसारी चिंतन है, ऑप्शन बी है क्या आवेगशीलता है, ऑप्शन सी है सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन डी है अभिसारी चिंतन। तो क्या होगा यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए ये क्या होगा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। कहीं भी आप डाइवर्जेंट थिंकिंग देखा करिए, ये हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको सही कर लिया करिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्यों होगा? क्योंकि पूछा क्या है जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं, जो अच्छी तरीके से उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो होती है, तो उनका लक्षण पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? ऑप्शन 1 है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, 2 है कि खेल द्वारा, 3 है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, 4 है सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा। अब ऑप्शन ए है कि 1-3, बी है 1-3-4, सी है 1-2-3, डी है 1-2-3-4। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सक्रिय अन्वेषण द्वारा बच्चा क्या करता है। देखिए ज्ञान की जो संरचना है, जो नॉलेज है, वो सक्रिय अन्वेषण द्वारा प्राप्त कर सकता है। खेल के भी बच्चा प्राप्त कर सकता है, पदार्थ पर क्रिया करके भी बच्चा प्राप्त कर सकता है। बस यहाँ पकड़िएगा, इसको क्वेश्चन को पकड़िएगा। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा है सीधा इंग्लिश वाले पर जाइए। जो नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू। अब वो बच्चा अगर आपको मीनिंग थ्रू नॉलेज बनाना चाहता है तो कहाँ कहाँ जाएगा? सहपाठी और वयस्क के साथ भी उसको क्या होगा, वो सीखेगा चीज़ों को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा कि चारों से यहाँ पर होंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन, क्योंकि 10 हमने इसमें का कल करा दिया था। आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन रहेंगे। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ अब तक जरूर जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। और देखिए आप सभी बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, तो आप सभी अपने दोस्तों में और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप हमें एक सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।